ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात उस मुलाकात की जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें आज टिकी हुई थी। ये मुलाकात थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जो चीन के तियानजिन में हुई है। भारत के अमेरिका के साथ जारी टैरिफ वॉर के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसी विश्वास, सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई, वहीं शी जिनपिंग ने कहा हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए। अमेरिका के टैरिफ अटैक के लिहाज से तो ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन सवाल यह है चीन के इतिहास को देखते हुए क्या भारत को ड्रैगन पर भरोसा करना चाहिए? भारत अमेरिका में जारी टैरिफ वॉर के बीच चीन से आई इस तस्वीर पर दुनिया की नजरें गड़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग मिले तो दोनों के बीच की केमिस्ट्री एक बार फिर दिखाई दी। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका भारत का दुश्मन नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को लेकर फिलहाल जो रुख अपना रखा है उसे देखते हुए मोदी और जिनपिंग की इस मुलाकात के मायने अलग हो जाते हैं। हमारे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कह सकते हैं कि हाथी और ड्रैगन की जुगलबंदी ने ट्रंप को टेंशन तो दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? कहीं चीन अमेरिका के खिलाफ भारत के कंधे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? आखिर चीन को भारत की क्या जरूरत है? इन सवालों के जवाब हम आपको आगे देंगे। पहले ये जान लीजिए कि चीन के तियानजिन में जारी शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी जब जिनपिंग से मिले तो दोनों के बीच क्या बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात 55 मिनट तक चली। ये समय उस तय वक्त 40 मिनट से ज्यादा था जो दोनों नेताओं के मुलाकात के लिए मुकर्रर किया गया था। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने SCO के लिए चीन को बधाई दी और निमंत्रण के लिए धन्यवाद देते हुए आपसी विश्वास, सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति, कैलाश मानसरोवर यात्रा और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का जिक्र किया। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। उधर राष्ट्रपति जिनपिंग ने माना कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए ताकि एक दूसरे की सफलता में सहायक बन सके। प्रधानमंत्री मोदी, आपसे दोबारा मिलना खुशी का अनुभव है। मैं चीन में आयोजित SCO समिट में आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत सभ्य देश हैं। हम दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का साथ आना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देश विकास के साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं।
मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए एक राजनीतिक और रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत का चीन के साथ कुल व्यापार 10,80,360 करोड़ का है। अमेरिका के बाद 2024-25 में चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। 2023-24 में भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 15.06% रही। भारत ने चीन को 4,186 वस्तुओं का निर्यात किया और 7,521 वस्तुओं का आयात किया। चाइना और इंडिया का ट्रेड जो है लगातार चलता आ रहा है। इंडिया चाइना का ट्रेड घटा नहीं है, बढ़ा है। और ये कहना कि बिल्कुल चाइना के साथ ट्रेड रिलेशनशिप ख़त्म करे, ये भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया कई चीज़ों में डिपेंडेंट है चाइना पर। बेशक हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। अब अपने उस सवाल पर लौटते हैं कि क्या भारत को चीन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि चीन की फितरत हमेशा से धोखा देने की रही है। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। हालांकि बातचीत के बाद इस मोर्चे पर दोनों देश अपने बीच जमी बर्फ को पिघला रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां दोनों देश के बीच कड़वाहट बनी हुई है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चीन विवादित मानता है। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग पर दावा करता है। जम्मू कश्मीर में भारत का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में है। ऐसे में कोई शक नहीं कि भारत को चीन के साथ हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ चीन की करीबी किसी से छिपे नहीं है। भारत लंबे समय से सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता रहा है, जबकि चीन पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद देता है। ये भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण है। हालांकि पाकिस्तान भारत के आरोपों को नकारता आया है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जब सैन्य संघर्ष हुआ, तब चीन ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था। जिस तरह से गलवान या कोविड-19 या और पाकिस्तान को 81% हथियार की सप्लाई चीन से होना और चीनी हथियारों का भारत के विरुद्ध इस्तेमाल होना, चीन को अपने उपग्रहों से पाकिस्तान की मदद करना इस 4 दिन के युद्ध के दौरान, ये सब चीज़ें विश्वास को में खटास डालने का उदाहरण है। और चीन, जैसा मैंने पहले कहा, भारत को प्रतिबंधित करके रखना चाहता है, उसको साउथ एशिया में सीमित रखना चाहता है और नहीं चाहता कि भारत अपने को चीन के बराबर समझे। चीन आज कह रहा है कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए, आपसी साझेदारी बनाना चाहिए, लेकिन चीन कुछ भी ऐसे ही नहीं कहता न करता। चीन जान रहा है कि जो अमेरिका कभी भारत के साथ टैरिफ गेम खेल रहा है, कल उसके साथ भी खेल कर सकता है। इसलिए भारत के साथ गलवहियां कर जिनपिंग एक साथ कई निशाना लगाना चाहते हैं। चीन जानता है कि भारत एशिया का बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे में वो इस वक्त भारत अमेरिका के साथ जारी तनातनी का फायदा उठाकर भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि अमेरिका को यह संदेश जा सके कि एशिया का असली बॉस चीन है। दूसरा, चीन के कमजोर आर्थिक हालात और चीन के अंदर शी जिनपिंग की इमेज। अगर ऐसा मैसेज गया कि ट्रंप ने शी को कमजोर कर दिया है, तो चीन में ये मंजूर नहीं होगा। शी जिनपिंग की छवि सही रखने के लिए चीन को भारत की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही ट्रंप के टैरिफ का सामना कर रहे हैं। देखिए, क्या चीन पे हम भरोसा कर सकते हैं? नो। क्या चीन कभी भारत को स्वीकार करेगा कि हम उसके बराबर के हैं? नो। आज चीन मोहब्बत मुझे इसलिए कर रहा है कि मुझसे मोहब्बत हो गई है, या क्योंकि उसकी समस्या है अमेरिका के साथ। कल अमेरिका के साथ संबंध ठीक हो जाएंगे, मेरे से फिर भिड़ेगा। कभी स्वीकार नहीं करेगा चीन कि भारत एक उभरता हुआ देश है। भारत भी आज विश्व शक्ति है। चीन ने ये नहीं मानेगा, क्योंकि चीन शुरू से ही ये कहता रहा है कि जंगल में एक शेर हो सकता है, उस शेर का नाम दुनिया के जंगल में चीन है। अमेरिका तो बेकार का है, भारत तो बेकार का है। वैसे भारत में विपक्ष ने इस मुलाकात को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की चिंता है कि चीन अब और माल भारत के बाजारों में भर देगा। चीन पर निर्भरता इतनी बढ़ जाएगी कि बीजेपी वाले उसकी हरकतों को नजरअंदाज करने पर मजबूर हो जाएं। चीन की मौजूदगी बढ़ने से हमारे उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच जाएंगे। चीन हमसे मनमानी कीमत वसूलेगा, जिससे महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ेगी। कांग्रेस भी अखिलेश के सुर में सुर मिला रही है। पहले कहा प्रधानमंत्री जी ने कि छोटी आंख वाले गणेश बड़े अपमान
तरीके से अपमानित किया भगवान को भी और हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों को भी। अब वही प्रधानमंत्री फिर से पहुंच गए, लाल कालीन देख के झूम रहे हैं वापस वहां, और फिर से वही शुरू होने वाला है। घर में बोलते हैं स्वदेशी और हो वही रहा है जो आपके सामने है। चीन का माल धनाधन यहाँ बिक रहा है। अब वो मेड इन चाइना की जगह उस पर मोहर भले मेक इन इंडिया होती है, होता वहीं का माल है। सबको मालूम है क्या हो रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से विपक्ष को जवाब देने में ज्यादा समय नहीं लगा। विपक्ष को जवाब जेडीयू से भी मिला। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की संप्रभुता, इस देश की सीमा की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 14 वर्षों में जितना बेहतर है उतना कभी नहीं था। आज हम इस देश की संप्रभुता के लिए हर तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा लगातार विभिन्न देशों में होता रहता है। यह देखकर बहुत दुखद लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति करते हैं, अपना पॉलिटिकल एंगल सेट करते हैं। अखिलेश यादव जी का बयान कमोवेश इसी दिशा में है। उन्हें इस बात से ईर्ष्या होती है कि भाई भारत का डंका हर देश में क्यों बजता है। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच मोदी जिनपिंग की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जिनपिंग को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है, जिसकी मेजबानी भारत 2026 में करेगा। राष्ट्रपति शी ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। चीन से रिश्ते के इस नए दौर में एक बात तो साफ है कि भारत को हर पल सतर्क रहना होगा, हर कदम फूंक फूंक कर उठाना होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे पर भारत के विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग की है। एमईए की तरफ से कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, बायलैटरल टॉक्स हुई हैं। सीमा पर शांति को लेकर सहमति पर बातचीत हुई। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर दोनों देश एकजुट। मतभेदों को विवाद में बदलने नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर दोनों देशों में सहमति। विश्व की आर्थिक स्थिति पर भी दोनों देशों में बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया। हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे। और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए, वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति शी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाली का इस्तेमाल करने पर मचे बवाल की। इस बवाल की शुरुआत में तो कांग्रेस बैकफुट पर थी, लेकिन अब जो नया मामला आया है उससे कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया। दरअसल प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की तस्वीर को पैरों से रौंदा है। गाली कांड पर जो विवाद का ये नया चैप्टर खुला है वो आपको दिखाते हैं। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ था बिहार के दरभंगा से। तारीख थी 27 अगस्त। दरभंगा के बिठौली नाम की जगह पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए मंच बनाया गया था। इसी मंच से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे और गालियां दी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जिस वक्त पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस वक्त राहुल और बाकी नेता मंच से आगे बढ़ गए थे। बिहार में चुनाव है तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और पटना से कोलकाता और दिल्ली तक कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हुए। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है। निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर
सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने। राहुल गांधी, माँ का इज्जत तुम क्या जानो, बहन का इज्जत क्या जानोगे। अगर मैं होता जुबान खींच लेता उस मंच पे जाकर। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, माँ की गाली दे रहे हैं। ये उज्जड बैल वाली विचारधारा है। बैल जब उज्जड हो जाता है ना तो उसको बांध दिया जाता है। चुनावी माहौल में राजनीतिक मंचों से आरोप प्रत्यारोप और तीखे बयान तो चलते ही रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना बेहद आपत्तिजनक है। लेकिन इस विवाद में अब नया चैप्टर खुल गया है। प्रयागराज की ये तस्वीरें देखिए। जमीन पर राहुल गांधी की तस्वीर रखी है और उस पर एक एक कर लोग चल रहे हैं। पैरों तले राहुल की तस्वीर को बार बार रौंदा जा रहा है। प्रयागराज के बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के घर के बाहर राहुल गांधी की तस्वीर रखी गई थी और लोग इसे पांवदान की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अपमान पर बीजेपी कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने और भी काफी कुछ कहा जो आपको जरूर सुनना चाहिए। राहुल गांधी ऐसा काम कर रहे हैं कि उनसे पैर हाथ पोछे जाएंगे। कुछ दिन हम इनको पेपर के टिश्यू बना के लोग उपयोग करेंगे और झाड़ू पोछा भी इनका चेहरा बना के अब किया जाएगा, क्योंकि इनका ऐसा कृत्य है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल गलत था, बहुत गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या अब जो बीजेपी नेता सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं और कर रहे हैं उसको जायज ठहराया जा सकता है? बस इसी को लेकर बैकफुट पर गई कांग्रेस फ्रंट फुट पर आना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री राहुल गांधी जी की तस्वीरों को पैरों के तले कुचल सकते हैं, राहुल गांधी जी के हौसले को नहीं, इच्छाओं को नहीं और संविधान बचाने के जज्बे को नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, संस्कार है। बीजेपी अब भी प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व आज जो है वो बेल पर है। ये वही नेतृत्व है जो अपने मंचों से प्रधानमंत्री की मां के भी अपमान करने से बाज नहीं आता है। इससे जनता में आक्रोश है और जनता अपने आक्रोश का प्रकटीकरण इसी प्रकार से करती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री की मां के अपमान के लिए जल्दी से जल्दी माफी मांगनी चाहिए। अपमान पर राजनीति के मैदान में जारी संग्राम के बीच सच ये है कि किसी नेता और किसी पार्टी को मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। खाद वितरण केंद्रों पर घंटों किसान लाइन लगाकर खड़े हैं। खाद की लाइन में खड़े होकर बारिश में भीगते हुए एक बोरी खाद का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ घर लौट रहे हैं। घंटों लाइन में लगने के बावजूद उन्हें एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही। इस समस्या के बीच केंद्रीय मंत्री है जयंत चौधरी। उनका एक बयान सामने आ गया जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। देश का किसान गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, दिन रात ये सब देखे बिना खुद को खेत में झोंकता है, तब कहीं जाकर आपकी थाली में अन्न का दाना आता है। रोटी के जिस निवाले को आप बड़े चाव से खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, उसे आपकी थाली तक लाने के लिए कई बार किसान खुद भूखा रहता है। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा, आपका पेट भरने के लिए किसान खेत में हल ही नहीं चला रहा, घंटों लाइन में खड़ा भी हो रहा है, लाठी भी खा रहा है, ताकि अपनी फसलों के लिए खाद का इंतजाम कर सके। किसानों की इस समस्या को लेकर केंद्र सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है, जिससे यूपी की सियासत में हलचल मच गई। जयंत चौधरी ने क्या कहा, आपको वो सुनाने से पहले यूपी में खाद के लिए मचे कोहराम की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर 5 दिन पुरानी है। यूपी के अमेठी में किसान खाद के लिए सूरज उगने से पहले खाद केंद्रों के बाहर पहुंच गए थे। कई घंटे के इंतजार के बाद केंद्र के दरवाजे खुले तो खाद के लिए भगदड़ मच गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब केंद्र का इंचार्ज ये कहते हुए सुना गया कि कुछ अराजक तत्वों के कारण ये समस्या पैदा हुई। सर, ये था कि लाइन में जो लोग थे उनके अलावा कुछ अराजक तत्व बाहर से आ गए थे,
वो धक्का मुक्की कर रहे थे और पहले खाद लेने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए थोड़ा देर रोक दिया गया था, लाइन लगवाई गई। एसओ साहब जैज से बात भी की गई है, उन्होंने कहा कि पर्याप्त स्टाफ देंगे, उसके बाद खाद वितरण करना। अब कोई इनसे पूछे ऐसे कौन से अराजक तत्व थे जो घंटों यहाँ लाइन में सिर्फ इसलिए खड़े थे ताकि यहाँ अराजकता फैला सके। यूपी के कई जिलों में इसी तरह किसानों की खाद के लिए लाइन में लगने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोनभद्र जिले में भी किसान घंटों खाद के लिए लाइन में खड़े रहने को मजबूर दिखे थे। तब भी कई किसानों को एक बोरी खाद नहीं मिल पाई, कुछ किसान तो बेहोश भी हो गए थे। गोंडा में तो लाइन में खड़ी महिलाएं खाद के लिए बारिश में भीगती दिखी। यूपी के अयोध्या में किसानों को खाद के लिए लाठी खाना भी मंजूर था। किसान सुबह 6 बजे से खाद वितरण केंद्र के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। घंटों खड़े रहने के बाद भी जब बारी नहीं आई तो इनका धैर्य टूट गया। किसानों ने हंगामा किया तो पुलिस ने काबू पाने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। हालांकि जैसे ही अयोध्या में किसानों पर पुलिस की लाठी का वीडियो सामने आया तो सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने 19 अगस्त को एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, कह गए ऐसा भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराएगा। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद अयोध्या के डीएम ने लाठीचार्ज के वीडियो का खंडन किया। उन्होंने कहा कि भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने सख्ती जरूर दिखाई थी, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया था। यूपी सरकार दावा कर रही है प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, लेकिन ये तस्वीर योगी सरकार के दावे पर सवाल खड़े करती है। और अब इसी को लेकर जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। आरएलडी प्रमुख मुजफ्फरनगर के भौरा कला के सावटू गांव पहुंचे थे। यहाँ एक कार्यक्रम के दौरान जब किसानों ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा उनकी कुछ बंदिशें हैं, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा निर्णय हो जाएगा। नजर है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान में, नजर है यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। जयंत चौधरी के इस बयान के बाद सियासी हलकों में सवाल उठ रहे हैं, वो एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे या नहीं। यूपी में कुछ महीनों में पंचायत चुनाव भी हैं, इसलिए भी जयंत का बयान बड़ा हो जाता है। वैसे इस बीच बीजेपी नेता खुद भी इन खाद केंद्रों की पोल खोल रहे हैं। कुशीनगर में बीजेपी नेता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खाद केंद्रों में किसानों से बात कर उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब साफ है, पहला तो किसान को खाद मिल नहीं रही, खाद के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और कई बार खाद के लिए तय कीमत से ज्यादा पैसे भी देने पड़ रहे हैं। यही वजह है कि किसानों की इस परेशानी को लेकर बीजेपी विधायक अजय सिंह ने सरेआम माफी मांगी और इसे सरकार की गलती माना। खाद की कमी नहीं है, हमने बिक्री के जो स्थल है वो हमने थोड़ा सा सीमित कर दिए, इस नाते समस्या हुई। बाकी निश्चित रूप से आगे से खाद की कोई समस्या नहीं होगी और मैं स्वयं क्षमा मांगता हूँ अपने बस्ती के किसानों से। अगर उनको कोई तकलीफ हुई है तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कोई स्ट्रेटजी, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी सुधार करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। वैसे खाद को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अब इस मामले में जयंत चौधरी के बयान ने नया तूल दे दिया है। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में खाद विवाद यूपी की सियासत में क्या गुल खिलाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।